अस्सलामुअलैकुम जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स 365 में। और इफ्स और बट्स जो थे उसमें से एक इफ आज माइनस हो गया है क्योंकि न्यूजीलैंड अपना मैच जीत गया है और श्रीलंका को एक बदतरीन शिकस्त से दोचार किया है। जो हम सोच रहे थे कि श्रीलंका अपने घर में खेलते हुए अच्छा परफॉर्म करेगी और आगे थ्रू कर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और न्यूजीलैंड ने आज ये दिखा दिया है कि अगर उस मैच में बारिश ना होती तो वो पाकिस्तान के साथ भी यही हाल करता। जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर और जिस तरह की सिलेक्शन हमारी चल रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, जो हमारा कोच कर रहा है, जो हमारा कप्तान कर रहा है, वो सब दुनिया देख रही है, सब दुनिया उस पर हंस रही है कि कौन से क्वालिफाइड कोचिंग स्टाफ हमने रखा हुआ है और कौन से हमने जो है वो कप्तान को क्या प्लान दिया हुआ है जिस पर जो है वो प्लान काम कर रहे हैं। और कुछ भी जो है वो हासिल नहीं हो रहा। 168 रन बनाया न्यूजीलैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में और 107 रन तक महदूद किया श्रीलंकन टीम को और मैच अपने नाम किया और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की एक और उम्मीद को दबा दिया। अब सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। अब हम अल्लाह के सहारे हैं। अब तो बारिश भी हमें नहीं बचा सकती। अब अल्लाह ही जाने क्या होना है। शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, इनको वेलकम करेंगे। और पालाकले से श्रीलंका से हमारे साथ मौजूद है जुल्करनैन शेख साहब। जुल्करनैन साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। शुएब मोहम्मद साहब, सारी चीज़ें जो हम सोच रहे थे, सब इफ्स एंड बट्स जो भी हमने कैलकुलेशन करके रखी हुई थी, न्यूजीलैंड ने आज उस पर पानी फेर दिया है और बिल आखिर हम आज फिर इस वर्ल्ड कप में इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हम एक स्टेप दूर हैं इस टूर्नामेंट से आउट होने के और श्रीलंका से वापस टिकट करा के पाकिस्तान आने। क्या समझते हैं आप, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है? बिल्कुल बड़ा मैच एक तरह से अच्छा ज़रूर हुआ, लेकिन जो आपने कहा कि इफ्स एंड बट्स अब तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, वो वंस इन अ ब्लू मून होती है इस तरह की चीज़ें कि कभी आपके फेवर में दूसरी टीमें वो रिज़ल्ट लेके ला सके। तो आज जिस तरह श्रीलंका खेला है वो एक तरह से तकरीबन उनका डिसीजन ऑफ फील्डिंग फर्स्ट वो बुरा नहीं था। उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को 6 विकेटें गिर चुकी थी 84 रन्स के ऊपर सिर्फ, और उस वक्त तकरीबन 12-13 ओवर हो गए हुए थे। तो बात यह है कि और एट द सेम टाइम श्रीलंका का भी इसी तरह की इक्वेशन थी जो कि 59 for 5 थे 12 ओवर के अंदर। लेकिन एक मेजर फ़र्क जो था, उन्होंने 6 ओवर्स न्यूजीलैंड की टीम ने ऐसे खेले जिसके अंदर 10 से ज़्यादा रन के, वेयर एज श्रीलंका सिर्फ अपनी विकेटें तो गिराती रही, लेकिन सिर्फ पूरे 20 ओवर के अंदर 2 ओवर ऐसे आए जिसमें एक में शायद 11 और एक में 12 रन उन्होंने करे। तो वो डेफिसिट जो था वो बहुत मेजर था। और लेकिन जो आखिरी 78 रन जो पार्टनरशिप की सेटनर और मैकोनी ने तो वो बिल्कुल वाइटल रही। 49 बॉल्स के अंदर उन्होंने 78 रन किए जो आखिरी विकेट के ऊपर, आखिरी बॉल के ऊपर सेटनर आउट हुए। लेकिन यह कि उन्होंने अपनी टीम को ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया था कि वहाँ से श्रीलंका को फ्रॉम द वर्ड गो एक टफ टारगेट था। इट वॉजंट ईजी बैटिंग सेकंड स्पेशली, और आते के साथ ही जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन है निशंका आउट हो गए पहली बॉल के ऊपर। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ड गो फॉर न्यूजीलैंड कि उनको पहली बॉल पे विकेट मिल गई, रन उनके बोर्ड पे आ चुके थे और फिर उनकी फील्डिंग और ये तमाम चीज़ें आपके सामने। शुएब साहब, जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीलंका से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जुल्करनैन, क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त श्रीलंका के अंदर और हमारे डग आउट की खबरें क्या हैं? हम क्या सोच रहे हैं? जिस तरह से सलमान अली आगा साहब ने कल बोल दिया था कि अब हम इफ्स एंड बट्स में देख रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी मुआवजा हो जाए। और जिस तरह 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर हुआ था और नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, और अब भी कुछ इस तरह का मुआवजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम श्रीलंका से। तो क्या खबरें आ रही हैं डग आउट से? देखिए, पहली चीज तो जो शेख भाई ने कही ना कि कभी कभार ऐसा होता है, और उसमें भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो टीम होती है और वो इंतजार कर रही होती है कि आपको कोई चेंज इस तरह की एक मौका मिले कि कोई टीम आपके मुताबिक जीते हारे और आप आगे चले जाए।
तो ये टीम वाली तो बात नहीं लग रही। और मैं आपको बताऊं कि कल जब इंग्लैंड से हारे हैं उसके बाद शाहीन से आपने जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनसे ये सवाल किया गया कि हम क्यों इतने ऑलराउंडर के साथ खेल रहे हैं, तो उन्होंने इसको कैटेगरी के बाद कहा कि ये माइक हेसन का जो है कोच का फैसला है। तो यहाँ से ये फीलिंग आती है कि कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं टीम के अंदर वो यूनिटी तो नहीं है। जहां जो शायकीन है उनके लिए बड़ी अफसोस की बात है। मतलब श्रीलंकन शायकीन जो है उनकी दो फेवरेट टीमें थी इस पूरे टूर्नामेंट में, पहली श्रीलंका और दूसरी पाकिस्तान। अब दोनों टीमें जिस तरह बिहेव कर रही हैं, जिस तरह की क्रिकेट खेल रही हैं, और इससे तो ये साबित होता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो T20 की गेम प्लानिंग है या गेम अवेयरनेस है वो बिल्कुल नहीं है। और आज भी आप देखिए जिस तरह का मैच न्यूजीलैंड ने खेला है, आपने खुद अपने इंट्रो में बताया, वाकई हमें तो वो उस बारिश का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम न्यूजीलैंड के पहला मैच खेले होते तो आज जो आप अगर मगर की कहानी लगा रहे थे ये भी खत्म हो गई होती, क्योंकि हम भी श्रीलंका की तरह 2 मैच हार के बाहर बैठे होते। तो इस लिहाज से चेंजेस क्या होंगी तीसरे मैच के अंदर, मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि माइक हेसन का स्टाइल ये है कि वो ज्यादा चेंजेस करना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि ठीक ही नहीं, जो मैं 11 के साथ गया हूं उसी में रहूं। अब अगर वो चेंजेस करेंगे भी सही, उसका रिजल्ट अगर ना आया तो फिर वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे। एक चीज तो कंफर्म है कि हमने इस टूर्नामेंट के अंदर अपना जो हथियार था, ये सब किसी को महसूस है कि अपना वो स्पिन बॉलिंग का हथियार उसको प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। ना तो हमने इब्रार को वो मौका दिया जो हमारे मैच विनिंग 40 अगर उन्होंने इब्रार ने मैच खेले तो 26 में उन्होंने आपको जीत दिलाई होगी। आपने उनको बिठाकर सिर्फ अकेले एक एंड से उस्मान तारिक के साथ आपने ऐसी स्पिन बॉलिंग रखी जो कि पार्ट टाइम है या आपकी ऑलराउंड स्पिन बॉलिंग है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो आपकी बैटिंग लाइन को लेकर ईगो सिस्टम है। मतलब अब ये ईगो ही कहे ना कि हमने जी बाबर आजम का ये कैरेक्टर रखा हुआ है, वो चौथे नंबर पर खेलेंगे। अगर वो चौथे नंबर पर खेलेंगे तो वो क्या परफॉर्म करेंगे आपके सामने है। और अब तो आज जो मीडिया पर, स्पेशली सोशल मीडिया पर जो चीजें चली है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि आपके रील में आया होगा कि सलमान अली आगा की जो वाइफ है उन्होंने एक स्टेटस लगाया कि आखिर इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है। जाहिर बात है जो हमारे यहाँ एक रिएक्शन आता है उसका सोशल मीडिया पर, उस पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन देख लेते हैं, पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन देख लेते हैं, उस हिसाब से शुएब साहब से गुफ्तगू कर लेते हैं। शुएब साहब, अब सुपर 8 के ग्रुप 1 की पोजीशन ये है कि वेस्ट इंडीज सारे फहरिस्त है और साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है और भारत तीसरे नंबर पर है और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर है। और सुपर 8 के ग्रुप 2 की अगर बात करें तो यहाँ की तमाम टीमें दो मैच खेल चुकी हैं और इंग्लैंड इस वक्त सारे फहरिस्त है, 2 में से दोनों मैचेस जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड का एक मैच पाकिस्तान के साथ ड्रॉ हुआ था बारिश की वजह से। और मैं तो ये समझता हूँ अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान ये भी मैच हार जाता। और 3 पॉइंट इस वक्त न्यूजीलैंड के, यहाँ दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि 2 मैचेस खेला है, दोनों हारा है और चौथे नंबर पर है। पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन देखकर शुएब साहब आपको क्या लगता है कि जिन इफ्स एंड बट्स का तस्करा हम कर रहे थे, क्या रमजान के अंदर जैसा 92 में हुआ था और हर बार हम वही एक मिथ हमारे जहन में होती है कि हर बार रमजान में जब टूर्नामेंट आता है हम कुछ अच्छा करते हैं, तो ये सिचुएशन देख के आपको लग रहा है कि इस बार जो है वो कुछ अच्छा हो सकता है? देखिए क्रिकेट है, इसके अंदर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त सारी प्लानिंग और अपने दिमागों को खोल के अच्छी टीम को सबसे पहले खिलाना ज़रूरी है, फिर उनकी परफॉर्मेंस उसके बाद आएगी। इससे पहले जितने मैचेस ज़्यादातर अभी या तो टॉस के ऊपर रॉन्ग डिसीजन लिया गया या फिर प्लेइंग 11 गलत खिलाई गई, जिसकी वजह से एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने टाइम एंड अगेन आता रहा। फिर बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो है तीसरी चीज जो बैटिंग ऑर्डर है, आपके पास जो प्लेयर है उनका जो आप उसके अंदर उनका बेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट जो करना चाहिए जिस नंबर पे, उस पे आप वो नहीं कर रहे। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान का जो डाउनफॉल अभी तक जो नजर आया है, सेटबैक जो नजर आया है, वो उसका रीजन ही कोर रीजन ये है कि रॉन्ग डिसीजन पाकिस्तान की मैनेजमेंट करती रही। और नेचुरली सलमान आगा के हाथ में इतना ज़्यादा शायद अंदाज़ा यही होता है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए कि वो सिर्फ टीम बाउंड्री के अंदर ही वो ज़रूर कैप्टन नज़र आते हैं, लेकिन ये कि पूरा जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैनेजमेंट ड्रेसिंग रूम के अंदर से खेल रही है।
ठीक है। जुल्करनैन, जिस तरह कप्तान के हवाले से बात की है, सलमान अली आगा के हवाले से बात की है कि सब कुछ जो है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर से चल रहा होता है। आप तो वहां पर मौजूद हैं, डगआउट की सारी खबरें यहाँ तक पहुंच रही होती हैं, तो क्या ऐसा ही है कि माइक हेजन सारे फैसले खुद करते हैं, सिर्फ सलमान को यस सर करने के लिए रखा हुआ है? देखिए, माइक हैसन डोमिनेट तो कर रहे हैं, ये तो एक बिल्कुल समझी हुई बात नजर आती है कि उनके फैसले डोमिनेट करते हैं। कैप्टन और कोच का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है, पर कैप्टन की अपनी सोच क्या है, उसके वो किस खिलाड़ी से क्या काम लेना चाहता है, ये बहुत मैटर करता है। हाँ, ये तो आप कह सकते हैं ना कि सलमान, अगर जैसे हम एक मिसाल देते हैं कि कल के मैच में जो सबसे बड़ी गलती काउंट की जाती है वो ये की जाती है जब इंग्लैंड की विकेट गिर गई थी और उनके पास 57 या 58 रन थे और 3 खिलाड़ी आउट थे और उस्मान तारिक आकर 8वें ओवर की पहली बॉल पर विकेट ले लेते हैं। तो अब ये डिसीजन तो कैप्टन का है ना कि वो 8वें ओवर की बाद उनसे अगला ओवर करवाएगा 10वां, या फिर वो गेम को डीप लेके जाएगा। गेम को डीप तो बैट्समैन लेके जाते हैं ना। तो हमने तो अगले 3 ओवर इधर उधर से करवाया और उन 3 ओवरों में उन्होंने जब 36 रन स्कोर कर लिए और स्कोर 99 पर चला गया तो मैच ही हाथ से निकल गया। तो ये फैसला तो कैप्टन का होगा। अब ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि आप देखें, अब पहले होता था T20 क्रिकेट के अंदर 10 ओवर के बाद एक पानी का वक्फा होता था, अब होता है 7 ओवर के बाद। अब ये भी हो सकता है कि आप देखते हैं कि 7 ओवर के बाद जो है वो माइक हेसल जो है वो पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही हो या फील्डिंग कर रही हो, वो खुद जो है अक्सर ग्राउंड में जाते हैं। अब हो सकता है कि 7वें ओवर के बाद माइक हेसन यही कह के गए हो कि उस्मान तारिक को 1 ओवर करवाएं और बाकी जो है फिर उसको रोक लेना है। तो अगर कैप्टन को बिल्कुल ABCD की तरह माइक हेसन पर चलना है तो फिर वो कप्तान नहीं है। क्रिकेट की गेम वो है जिसके अंदर कैप्टन के फैसले मैटर करते हैं। मतलब अगर दूसरी खेलें हो, फुटबॉल है या हॉकी है, उसके अंदर कप्तान के फैसले इतने मैटर नहीं कर रहे होते जितने क्रिकेट के अंदर मैटर करते हैं, और स्पेशली जब आप फील्डिंग कर रहे हो। तो इस लिहाज से कैप्टन उस तरह के कैप्टन नजर नहीं है। और यही चीज थी, मतलब मैं आपको बताऊं कि जब हम इंडिया से मैच हारे थे, उसके बाद जब टीम प्रैक्टिस के लिए आई तो मुख्तलिफ प्लेयर से जब हम बात करते थे, वो अपनी प्रैक्टिस नेट प्रैक्टिस करके जा रहे होते थे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कमेंट या तासुर देते थे जिससे उनको लगता था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और अगर आप ये देखें कि माइक हेसन के अगर ये सारे फैसले हैं, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि माइक हेसन भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस हार के बाद कुछ ऐसे इकदाम किए जो माइक हेसन को डाइजेस्ट ना हुए, तो आपको नजर आ जाएगा कि वो फिर ये कहेंगे कि मुझे फलां के कहने पर मैंने बाबर आजम को रखा था, फलां के कहने पर मैंने फलां को रखा था। सो जो आपकी पास माइक हेसन को लाने की वजह थी वो ये थी कि हम एक गैर मुल्की कोच लाएंगे, एक गोरा होगा, वो हमारी जो लोकल सिफारिशें है या ग्रुपिंग है उससे बालातर होगा। तो वो वैसा तो नजर नहीं आ रहा, और वो गोरा अगर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो फिर आपका कप्तान का कैरेक्टर क्या है। और कप्तान अगर आपका मजबूत कप्तान नहीं है, और फिर आप कप्तान देखिए, फिर अगर कप्तान मजबूत कप्तान नहीं है, फिर इन सेंस ऑफ T20 क्रिकेट तो सलमान अली आगा की जगह ही नहीं बनती फिर टीम में। अगर आप वो मजबूत कप्तान हो, कप्तान के माइंडसेट के साथ हो, फिर वो परफॉर्म भी न करे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। अब इस पूरे फिनोमेना में कई सवाल उठते जा रहे हैं। अब शाहिद अयूब को एक तसलसल के साथ आप मौका दे रहे हैं, उनकी एवरेज जो है वो मतलब जो इस लिहाज से कई चीजें ऐसी हैं जो वाकई सलमान अली आगा ने अगर कैप्टन का टैग लगाया है तो उनको जवाब देनी होगी। और इसके अलावा माइक हेसन का और सलमान अली आगा का अगर कॉम्बिनेशन है, एक पेज पर है, तो उन्हें कम से कम ऐसे फैसले करने होंगे जो नजर आए कि यार कुछ फैसले हैं, ये नहीं कि हार की वजह बने।